हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है एजुकेशन वैदिक पीरियड। वैदिक युग में शिक्षा कैसी थी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके सुपर टेट के लिए होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये आज हम पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। इसके ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये आपके इसी चैप्टर से होगा। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ होता था, विद्या की प्राप्ति करना ही क्या होता था, शिक्षा का उद्देश्य होता था। आत्मा अनुभूति एवं आत्मा बोध करना भी क्या होता था, शिक्षा का उद्देश्य होता था। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था। पहला तो एक सीमित संदर्भ में और एक व्यापक संदर्भ में। व्यापक संदर्भ का मतलब है बहुत बड़े स्तर के रूप में किया था, और सीमित मतलब एक छोटे संकुचित अर्थ में किया था, समझ सकते हैं। या संकुचित अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य क्या था, उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य के रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। यहाँ उस शिक्षा से होता है जो व्यक्ति है अपने घर पे रह के शिक्षा प्राप्त करता है। अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले जो शिक्षा प्राप्त होती थी अपने गुरु से, उसको क्या बोलते थे, उसको हम सीमित संदर्भ में शिक्षा कहते थे। और जब आप शिक्षा का टाइप पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें आपको समझ आएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल और डिस्टेंस लर्निंग क्या है। तो इसमें ये अर्थ होता है सीमित संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका व्यापक संदर्भ में शिक्षा का अर्थ क्या होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक संदर्भ में क्या कहा गया कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति को सिविलाइज्ड और प्रोग्रेसिव बनाना था, सभ्य और उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से जो शिक्षा होती है व्यापक अर्थ में कहा जाए तो ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस होती है। एक डेफिनेशन आती है, पूछा जा सकता है कि आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। तो प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता था। वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य होता था कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जीवन का आधार ही मोक्ष प्राप्त करना होता था। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं में बटा हुआ था। पहला था परा, दूसरा था अपरा। परा क्या है, परा जो आपके आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा होता है, जैसे कि वेद पुराण से है, मतलब अपने आप को जानना और वेद पुराण का अध्ययन होता है। अपरा का मतलब होता है लौकिक, यानी जो भूगोल होता है, दर्शन होता है, ये दर्शन शास्त्र पढ़ना, ये आपका अपरा कहलाता है। नेक्स्ट है वृत्तहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है। तो पशु में बुद्धि का अभाव होता है तथा बुद्धि एवं विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है। ऐसा किसने कहा था, भर्तृहरि ने। नेक्स्ट आते हैं हम विशेषताएं, यानी फीचर्स क्या क्या हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जाती थी और गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, मौखिक रूप से ही वाइवा होता था।
मौखिक रूप से ही गुरु जो होते थे प्रवचन देते थे शिष्य को, और छात्र उनको सुनने के पश्चात क्या करते थे, चिंतन और नमन करते थे। नेक्स्ट आपका जो इसका फीचर, शिक्षण संस्थाएं, यानी किस तरीके से टीचिंग इंस्टीट्यूट होता था। शिक्षण प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि गुरुकुल में गुरु के पास रह के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित होती थी। गुरुकुल प्राय शांत वातावरण में स्थित होता था। जो नगर था, नगर से दूर एक शांत वातावरण में होता था, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा या आवाज़ ना हो। ठीक है, इसलिए नगरों से दूर तथा शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। जो संस्थाएं थी वो नगरों से दूर बनाई जाती थी। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था, क्योंकि जो छात्र होते थे वो अपने घर को छोड़कर गुरु के पास आश्रम में ही रहते थे। तो वो को क्या करते थे, गुरु को ही अपना आध्यात्मिक पिता मान लेते थे। और गुरुकुलों के अतिरिक्त परिषद, सम्मेलन तथा ऋषि आश्रमों में भी शिक्षा दी जाती थी। परिषद उच्च शिक्षा केंद्र थे। परिषद में जो परिषद बना हुआ था आश्रम में, उसमें उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट आते हैं पाठ्यक्रम कैसा था। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष विद्या, तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। नृत्य कला, संगीत व अभिनव आदि का भी स्थान था उसमें। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान था कि हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ऐसा वैदिक पीरियड में कहा जाता था कि स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती थी। अच्छा खाना, हरी सब्जियां, अच्छे तरीके से लोग समय पे भोजन करते थे। परीक्षाएं यानी एग्ज़ाम्स कैसे होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। जो आपका असेसमेंट होता था वो डेली होता था। दूसरा, पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ को मौखिक रूप से परीक्षा ली जाती थी। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आज कोई चैप्टर पढ़ाया गया, नेक्स्ट डे रिवीजन होता था उसका, यानी बच्चों से वाइवा मौखिक रूप से पूछा जाता था। अनुशासन, ये इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन कैसा था। गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे। यानी गुरुकुल में जो अध्यापक होते थे या गुरु जो होते थे वो छात्र के पिता की तरह रहते थे। यानी पिता और पुत्र का संबंध था गुरु और शिष्य में। ठीक है, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होते थे। उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड अपनी तरीके से शांत वातावरण बना के रहते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता था। इसमें दंड दिया जाता था, लेकिन एज अ प्रायश्चित, अगर कोई गलती होती थी तो उनको प्रायश्चाताप करने के लिए दंड दिया जाता था। स्वयं अनुशासन की प्रथा थी, सेल्फ डिसिप्लिन था, अपने आप अनुशासन बनाते थे बच्चे। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी थे और विनम्र थे। आजकल की शिक्षा ऐसी नहीं है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, उनको डंडा, ये तो आपका डंडा भी बैन है यार, यहाँ आज भी नहीं है। टीचर किसी भी बच्चे को नहीं मतलब सज़ा नहीं दे सकते। तो लेकिन बच्चे पहले के जो थे वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते थे, सेल्फ रेगुलेट करते थे अपने आप को। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा कैसी थी, वुमेन्स की एजुकेशन कैसे थी वैदिक पीरियड में। वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ठीक है, कैसे थी, स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उन्हें भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, अब आते हैं संबंध, यानी जो टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन था। पहले गुरु और शिष्य कहा जाता था, अब टीचर स्टूडेंट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वैदिक युग में गुरु और शिष्य का जो संबंध था बहुत ही घनिष्ठ था, यानी बहुत निकटतम थे। जैसे कि माता पिता का माता पिता का अपने बेटे से होता था, वैसे ही एज अ पिता की तरह शिष्य और जो गुरु थे शिष्य को अपना बेटा मानते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा और सेवा भाव रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके उद्देश्य क्या था, वैदिक पीरियड में एजुकेशन का एम्स क्या था। पहला जो है आपका पवित्रता की भावना का विकास करना था। प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पवित्रता की भावना का विकास करना था, जिससे वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके। ब्रह्मचर्य मतलब किसी की तरफ बुरी निगाहें ना हो, किसी का बुरा ना करे, अच्छी पवित्रता हो, उनका मन पवित्र हो।
ठीक है, किसी का गलत ना करें। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण में सहायक, अगर चरित्र अच्छा होगा तो अच्छा व्यवहार भी करेंगे। तो प्राचीन कालीन शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते थे, समाज में अच्छी तरीके से रह सकते थे और उनका सम्मान हो। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता था। ये शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना था, किसी स्टूडेंट के, सभी स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी को डेवलप करना था। प्राचीन कालीन शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती थी और साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व को चहुमुखी विकास करती थी, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता था उसके व्यक्तित्व का। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक युगीन उच्च शिक्षा क्या थी, हायर एजुकेशन क्या थी वैदिक पीरियड में। तो पहले हम बात करेंगे प्रवेश से। प्रवेश होता था जब बच्चा अपने घर पे, जैसे कि हमने बात की कि घर पे रह के जो अगर हमने संकुचित अर्थ समझा था, जो शिक्षा लेता था शिष्य से लेकिन अभी आश्रम में नहीं गया था। अब ये प्रवेश क्या है, ये उच्च शिक्षा के बारे में है। ये प्रवेश क्या है, उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य छात्रों को ही दी जाती थी। किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य छात्रों को ही दी जाती थी। छात्र समान रूप से उपनयन संस्कार के उपरांत क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करते थे। ये उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब घर से दूर जाके आश्रम में रहते थे, ले जाना होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये किस उम्र में होता है, क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में होता था, जिसमें शिक्षण संस्थान यानी गुरुकुल में प्रवेश करते थे। पाठ्यक्रम कैसा होता था, उच्च शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो पाठ्यक्रम कैसा होता था। पाठ्यक्रम में परा, मैंने अभी बताया आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो होती है, और विद्या दी जाती थी, और अपरा मतलब लौकिक विद्या, दोनों को स्थान दिया गया था पाठ्यक्रम में। जो करिकुलम था उसमें 2 विधाएँ थी, परा और अपरा, दोनों तरीके की विधाओं को रखा गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय आते थे, ठीक है। और साहित्य एवं धर्मशाला के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और प्रत्येक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष होती थी। ये आप याद कर लीजिएगा। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या होता था, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय होते थे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं टीचिंग मेथड कैसा था, यानी शिक्षण विधि कैसी थी। छात्र पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे, मतलब सेल्फ स्टडी करते थे, चिंतन मनन करते थे और उसको रिवीजन भी करते थे। प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियाँ थी। यानी टीचिंग मेथड क्या क्या थी, शास्त्रार्थ होता था, जैसे डिबेट होता है जिसे कहते हैं, प्रवचन होता था और एक्सप्लेनेशन देते थे, और क्वेश्चन भी आपका वाद विवाद भी होता था। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण संस्थाएं, यानी इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो वैदिक युग में शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल आता था, ऋषि का आश्रम आता था, टोल आता था, चरण आता था, घटिका था, विद्यापीठ की स्थापना होती थी जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय भी होते थे। टोल में भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। घटिका में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती। ये सब टोल है, और ये सब क्या है, घटिका क्या है, ये शिक्षण संस्थाएं हैं, इनका नाम है। और धर्मशास्त्र, दर्शन, नीति आदि की शिक्षा कहाँ दी जाती थी, घटिका में। तथा चरण में वेद के किसी विशेष अंग की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षाएं, यानी एग्ज़ाम कैसी होती थी। या वैदिक युग में मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन था, लिखित परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था। उपाधियाँ क्या क्या थी, यानी जब आप पास आउट हो जाते हो, कोई डिग्री मिलती है, तो इसमें क्या है, वैदिक युग में परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उपाधि भी प्रदान की जाती थी। जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम या किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते हैं उन्हें स्नातक यानी ग्रेजुएट, जो छात्र 24 वर्षीय पाठ्यक्रम के 2 वेदों का अध्ययन कर लेते हैं उन्हें वसु यानी वसु की उपाधि दी जाती थी। जो छात्र 36 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन करते थे, यानी एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 साल लगता था, 2 वेद का अध्ययन करने के लिए 24, तो यानी ऐसे 12-12 एक वेद का लगता है 12 साल।
तो जो तीनों वेदों का अध्ययन कर लेते थे उन्हें उन्हें रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और जो छात्र 48 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी चारों वेदों का, 4 वेद होते हैं, चारों वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, उन्हें आदित्य कहा जाता था। आदित्य किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की पर्यायवाची है। तो जो चारों वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, सूर्य सबसे तेज होता है, उसको आदित्य कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं वैदिक योगीन शिक्षण विधियाँ, यानी टीचिंग मेथड क्या क्या है। अभी हमने ऊपर थोड़ा छोटे में देखा था, अब हम डिटेल में देखेंगे। पहले आते हैं प्रवचन विधि। गुरु छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे। छात्र उन प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे तथा उनका अनुकरण करते थे। आजकल ऐसी शिक्षा होगी, अगर प्रवचन कोई देगा बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर कंठस्थ करते थे। व्याख्यान विधि क्या थी? शिष्यों को वेदों के मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या कर उसका अर्थ भाव स्पष्ट करते थे। अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ और वाद विवाद विधि क्या थी। वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, साथ ही छात्रों की संख्या का समाधान भी करते थे। जो भी डाउट है, जैसे आजकल में पूछा जाता है, अगर टीचर पढ़ाते हैं तो पूछते हैं आपके कोई डाउट्स हैं, तो उसी तरीके से प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा में भी ये होता था। अगर बच्चे में कोई शंका है, समाधान करते थे अध्यापक उसका, और बीच बीच में प्रश्न भी पूछते थे बच्चे। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का क्या होता था, निवारण किया जाता था। जैसे टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, फिर बच्चों से प्रश्न किया, अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आया है। ठीक है, तो शिष्यों और गुरुओं के बीच क्या होता था, वाद विवाद का भी आयोजन होता था। विद्वानों के सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता था, जिससे विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सबको सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। नेक्स्ट आते हैं तर्क विधि। तर्क विधि क्या है? तर्क विधि मतलब क्या होता है, तर्क शास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्र विषय के अंतर्गत समाहित तथ्यों को समझ सके। नेक्स्ट आते हैं कहानी विधि। गुरु शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे, यानी जिससे कोई उनको सीख से मिले, यानी मोरल एजुकेशन ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना कि क्या है, तो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे तथा बाद में शिष्यों को पूछते थे कि उन्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। मोरल ऑफ द स्टोरी ये पूछा जाता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती थी। इस विधि का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं केंद्र, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। पहला है मिथिला। मिथिला जो है मध्य भारत की तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया जाता था। तक्षशिला भी क्या है, एक केंद्र है किसका, वैदिक पीरियड का, ये पूछा जा सकता है। तक्षशिला जो है गांधार राज्य की राजधानी है। यहाँ संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, चारों वेद, धर्म तथा दर्शन के प्रकार विद्वान थे। कोई विद्वान संस्कृत भाषा एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था, तो कोई धर्म एवं दर्शन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। केकय जो है ये वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो केकय नरेश बहुत बड़े विद्वान थे, उनके राज्य में एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। नेक्स्ट है काशी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित काशी में प्रारंभ ही विद्वानों तथा ऋषियों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र होता था रहा है। काशी के अश्वपति एवं अजातशत्रु ब्रह्मा विद्या के पंडित थे। उन्होंने अपने शासनकाल में विद्वानों को आमंत्रित कर यहाँ पर आत्म, परमात्मा और ब्रह्मा के स्वरूप का शास्त्रार्थ कराया था। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज, यानी प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं। ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और वैदिक काल यहाँ पर अनेक ऋषि आश्रम थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कन्नौज। यहाँ पर धर्म, दर्शन तथा वेदों का अध्ययन कराया जाता था। नेक्स्ट है अयोध्या। यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर चारों वेद, साहित्य और व्याकरण की शिक्षा उचित व्यवस्था की गई थी।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आप देख लीजिए कि शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य और गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य क्या होते थे। तो बात करें शिष्य के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा अस्वस्थ पर उपचार की व्यवस्था करना क्या करता गुरु का काम होता था। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार वर्णनानुसार विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देना होता था। शिक्षा के उपरांत भी शिष्यों को संख्या समाधान करना था और मार्गदर्शन करना था। शिष्यों के आवास, भोजन एवं और क्या होता था, आवास की व्यवस्था करते थे, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करते थे। शिष्यों को सदाचरण की शिक्षा देना, उनका चरित्र निर्माण करना क्या होता था, गुरु का कर्तव्य होता था। और शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य क्या क्या होते थे, गुरुकुल की साफ सफाई करना होता था, पूजा पाठ करने की व्यवस्था करना होता था, गुरु और गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना होता था, गुरु के शयन से पहले उनके पैर दबाना होता था, और शिक्षा के पूर्ण होने पर सामर्थ्य अनुसार गुरु से दक्षिणा देना भी था। मतलब जैसे आपने पढ़ा था एकलव्य का, गुरु दक्षिणा देना पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। धार्मिकता को बढ़ावा देना था, ब्राह्मण ग्रंथों का अनुकरण करना था, चरित्र निर्माण करना था, संस्कृति का संरक्षण करना होता था, नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना था। ये क्या है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो उद्देश्य हैं उत्तरकालीन। नेक्स्ट आते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या थे, क्वालिटीज़ क्या क्या थी। अगर वैदिक शिक्षा थी तो उसके कुछ गुण रहे होंगे। शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था थी, ये पूछा जाता है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी कैसी थी, निःशुल्क थी। वैदिक युग में गुरुकुलों में छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था भिक्षा मांगकर दान से प्राप्त वस्तु द्वारा की जाती थी। ठीक है, अनुशासन कैसी थी, यानी अनुशासित जीवनचर्या थी। वैदिक युग में गुरुकुल के नियम कठोर होते थे। गुरु और शिष्य दोनों इन नियमों का पालन आदरपूर्वक करते थे। गुरु स्वयं भी अनुशासित होते और छात्रों को भी अनुशासित जीवन की शिक्षा देते थे। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यचर्या भी थी। वैदिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। इनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में पराविद्या और पराविद्या को स्थान दिया गया था। उस समय छात्रों को धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जो छात्रों के क्या करते थे, ऑलराउंड डेवलपमेंट करते थे। ठीक है, तो ये वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक एजुकेशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे एंड हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।